बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हमारे मेहमान हैं राकेश शुक्ला जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी। ट्रंप की जितनी कहानियां बताएं आपको उतनी कम है। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने से पहले, वैसे अब वो 5 साल के राष्ट्रपति हो गए। वहां 4 साल का टर्म होता है, तो एक टर्म पूरा हो गया उनका जो पहले था, उसके बाद और अब इस दूसरे टर्म का 1 साल। 5 साल राष्ट्रपति रहा हुआ व्यक्ति क्या कहता है कि दिल से तो मैं प्रॉपर्टी रियल एस्टेट का एजेंट आदमी हूं, मुझे जमीन नजर आती है। तो ये बात उन्होंने बड़ी खुल्लम खुल्ला कह दी। और वो कहते भी हैं कि आई लाइक टू मेक डील्स, मुझे डील करना आता है। तो वो सारी दुनिया को डीलर की तरह ही बात करते हैं हर देश से। क्या दोगे, कैसे बार्गेन करना है, मैं ये करूंगा तो तुम क्या करोगे। खरीदने बेचने के माहिर हैं, खासकर जमीनों के मामले में। तो उन्होंने खुलकर ये बात कह दी। कल डावोस में ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर उन्होंने जो गाजा का अपना बोर्ड ऑफ पीस बनाया है, उसी के बारे में वो बात कर रहे थे। और जो पहले कयास लगाए जाते थे या आशंकाएं जाहिर की जाती थी, कल तो उन्होंने उसको खुल्लम खुल्ला स्वीकार कर लिया कि ये सारी जो ट्रंप का उस पूरे इलाके में या उस एरिया में इंटरेस्ट जो है, ये कोई झगड़ा खत्म कराना नहीं है। अगर वो हो जाए तो वो बाई प्रोडक्ट हो सकता है उनके एफर्ट का, लेकिन असल मकसद था गाजा की जमीन। अब वो खुद कह रहे हैं कि मैं जब इसको एक रियल एस्टेट के आदमी की निगाहों से देखता हूं तो मुझे दिखता है कि कितनी खूबसूरत जमीन है, समंदर किनारे इतना बड़ा प्लॉट, तो इस पर तो बिल्डिंग बनाओ। सुनिए आप उनकी बात। This is a great location. It all begins. See, I'm a real estate person at heart, and it's all about location. And I said, look at this location on the sea. Look at this beautiful piece of property. What it could be for so many people. It'll be so great. People that are living so poorly are going to be living so well. But it all began with a location. That's the vision. तो अब क्या होगा इससे आगे, समीर जी? अब अमेरिकी कंपनियां वहां पर उस प्लॉट पर बिल्डिंगें बनाएंगी। इन्होंने तो कहा है हम 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल बनाएंगे, बीच रिजॉर्ट्स बनाएंगे। अब वहां ये सब होगा। सर आप गलत हो। अमेरिकन कंपनियां नहीं बनाएंगी, ट्रंप के दामाद और ट्रंप के बेटे बनाएंगे वहां पर, जिस तरीके से। और आज ही खबर आई है, न्यूयॉर्क टाइम्स से खबर करी है आज कि भाई 1 साल के अंदर ट्रंप की संपत्ति 13,000 करोड़ रुपया बढ़ी 1 साल के अंदर। और औसत अमेरिकी परिवार से यह 16,000% ज्यादा उन्होंने पैसा कमाया है। और बड़ा विस्तृत न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा है कि कैसे वियतनाम में इन्होंने पहले टैक्स लगाया, फिर गोल्फ परियोजनाओं को परमिशन मिली तो टैक्स घटा दिया, कैसे यूएई में इन्होंने किया, कैसे बाकी जगह इन्होंने अपने ट्रम्प टावर को लेकर दूसरे देशों पर दबाव डाला। और उनके बेटे और दामाद जो है, परिवार तो बहुत बड़ा है, एक बेटे पॉलिटिक्स में इनकी मीटिंग अरेंज करते हैं, दूसरे बेटे और दामाद पूरे दुनिया में क्रिप्टो करेंसी को लेकर, ट्रंप टावर को लेकर, तमाम समुद्र किनारे परियोजनाओं को लेकर पूरी दुनिया का दौरा करते हैं और ट्रंप का उसका इस्तेमाल करते हैं जी। तो ट्रंप जो कहते हैं कि भाई मतलब जमीन मुझे पसंद है और जमीन से मेरे को कमाई होती है, तो जहां भी खाली जमीन देखते हैं वहां एकदम ट्रंप हरे भरे हो जाते हैं कि जमीन से मुझे मोटा मुनाफा मिलेगा। वो गाजा भी है जो है, उसको देख के भी उनका मन में यही है। और कहा भी था उन्होंने कि भाई इतनी खूबसूरत जगह है, इतनी खूबसूरत जगह है, ये कैसे खाली है, तो अब उसको भरा भरा करेंगे और नोटों की गड्डियां लेकर आएंगे। दामाद की बात भी सुनवा देता हूं मैं, आपने ठीक याद दिला दिया, क्योंकि दामाद सबसे ज्यादा एक्टिव आदमी है इनके। अच्छा, इतने एक साल में इनके फॉरेन मिनिस्टर तो चलिए ठीक है, अब वो भी इनका ही आदमी है। उसके अलावा आपने इनके फॉरेन ऑफिस में, विदेश मंत्रालय के किसी और आदमी का नाम सुना है आज तक? किसी का भी? अमेरिका के पास डिप्लोमेट नहीं है क्या उनके पास राजनयिक नहीं है, फौज है? एक आदमी का भी इस्तेमाल नहीं करते ट्रंप। जहां जरूरत पड़ेगी तो विदेश मंत्री, और उसके अलावा फिर मेरा दोस्त विटकॉफ और मेरा दामाद जैरेड कुश्नर। अब वो जैरेड कुश्नर की बात मैं आपको सुनवा रहा था सर। उन्होंने कहा कि बताया ये है न्यू गाजा प्लान, ये दिख गया ना आपको, ये है ट्रंप का प्लान। और इसमें वो कह रहे हैं कि ये रिजॉर्ट्स भी बनेंगे, ऊंची ऊंची इमारतें बनेंगी। अब इसमें गाजा के लोग रहेंगे या कोई और उसके लोग भी कहीं से लेकर के आएंगे वो? क्योंकि गाजा का आदमी तो जो है ये $1 मिलियन का फ्लैट नहीं खरीदेगा, तो कहां जाएंगे? तो कहीं इस बात में सच्चाई तो नहीं है कि गाजा के लोगों को भी ट्रांसपोर्ट करने की तैयारी है? ऐसे आरोप भी लगाए जाते हैं। खैर, इनके दामाद साहब ने यह बताया कि हमारे पास एक ही प्लान है और कोई प्लान बी नहीं है गाजा को लेकर के। एक ही प्लान है, उसी को कामयाब बनाना है। वो प्लान क्या है? उन्होंने कहा पहले हमने ये सोचा कि गाजा को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। एक हो जाएगा फ्री जोन और एक हो जाएगा हमास कंट्रोल जोन। जब तक हमास हथियार नहीं डालता तब तक एक हमास का जोन और एक फ्री जोन। लेकिन फिर हमने कहा कि शक में क्यों रहना, सब फ्री जोन बना दो। यहां एक इंटेंट डिक्लेयर किया उन्होंने साफ कि हमास खत्म, हमास का नाम भी अब आगे जैसा गाजा ट्रंप ने सोचा है उसमें हमास का नाम भी नहीं होगा।
do this. Hamas signed a deal to demilitarize. That is what we are going to enforce. People ask us what our plan B is. We do not have a plan B. We have a plan. We signed an agreement. We are all committed to making that agreement work. There's a master plan. We'll be doing it in phasing. In the Middle East, they build cities like this in 2-3 million people. They build this in 3 years. And so stuff like this is very doable if we make it happen. क्या कह रहे हैं सर? चाहे भारत का दामाद हो या अमेरिका का दामाद हो, दोनों दामाद एक ही तरीके से प्रॉपर्टी का काम करता है, एक ही तरीके से कमाता है। और दूसरा एक बात मैं कहना चाहता था, नहीं, ये तो राष्ट्रीय दामाद है, हमारे यहाँ कौन है? हमारे यहाँ भी राष्ट्रीय दामाद है। ऐसा था, हमारे यहाँ राष्ट्रीय दामाद के संपत्तियाँ नहीं थी क्या? शिमला के पास नहीं थी क्या? राजस्थान में नहीं थी क्या? नोएडा में नहीं है क्या? तो हमारा राष्ट्रीय दामाद का भी तो संपत्ति में जो उछाल आया था, जैसे शेयर मार्केट में उछाल आया था, वैसे ही 2004 से 2014 के बीच में उछाल वैसे ही आया था। दूसरी बात, नहीं तो भाई बेटा दामाद दोनों को कहिए फिर। चलिए आप खैर अमेरिका के दामाद पे बात कर लें। दूसरी बात, ट्रंप का एक अभी आपने जो शुरुआत की थी, देखिए फॉरेन मिनिस्टर है या नहीं है, डिप्लोमेट है या नहीं है। अमेरिका के कैबिनेट के प्रेसिडेंशियल कैबिनेट को किचन कैबिनेट कहा जाता है, और किचन कैबिनेट इसलिए कहा जाता है कि प्रेसिडेंट किसी को भी, अपनी पत्नी को भी कैबिनेट में नॉमिनेट कर सकती है, अपने बेटे को भी कर सकती है, और हो सकता है कि पूरी के पूरे अपने परिवार को ही कैबिनेट में जगह उसको इलेक्ट नहीं होना पड़ता? कुछ नहीं। अच्छा, ये नॉमिनेशन का मामला है। अच्छा, है कि नहीं? वहां के मेंबर को, उसका जो कैबिनेट का मेंबर है वो सीनेट का सदस्य नहीं हो सकता। यदि सीनेट का सदस्य है तो उसे रिजाइन करना पड़ता है। यदि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का मेंबर है तब उसे रिजाइन करना पड़ता है। अच्छा, उल्टा है? उल्टा है, हमारे यहाँ मेंबर होना अनिवार्य है। अनिवार्य है। अच्छा। और वहां पर आप उसके मेंबर, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर जिसको कहते हैं, वो कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर का वहां पर एक उदाहरण के तौर पर अमेरिकन सिस्टम है। अब रही बात कि गाजा के अंदर, तो बात आप जरा ध्यान दीजिए कि ट्रंप टावर तो नोएडा में भी है, पुणे में भी है, और गुड़गांव में भी है। हम में से किसी की हैसियत है कि खरीद लें? हम चारों की हैसियत है। मैं विजय जी को नहीं जानता, विजय जी संपन्न बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन 16 करोड़ से शुरू है 2 बेडरूम फ्लैट। अब आप बताइए तो कहाँ गाजा में कौन खरीदेगा? वही समझ में नहीं आ रहा है, गाजा में कौन खरीदेगा? गाजा वाला कहाँ जाएगा? अच्छा, जमीन और इजराइल को क्या किस चीज के लिए प्रशंसा की जाती है? रेगिस्तान को भूमध्य सागर के पानी से पानी निकाल करके कम कॉस्ट पर ड्रिंकेबल और इरिगेशन वाटर ला करके हरा भरा रेगिस्तान पे आया, और वहां केसर की खेती कर देता है हुआ। तो ऐसे जगह पर अब ट्रंप आएंगे तो क्या करेंगे? ट्रंप वहां पर बड़े बड़े ट्रंप टावर बनाएंगे। तो उनको जो आता है वो वही करेंगे, उनको बिल्डिंगें बनानी आती हैं तो बिल्डिंगें बनाएंगे। एनीवे, आपने इन दिनों में रूस यूक्रेन की बात कितनी बार सुनी? मुझे लगता है हम ही लोगों ने काफी अरसे से बात नहीं की है। भूल गए लोग यूक्रेन को। 4 साल हो गए उस देश को जंग में गए हुए, रूस और यूक्रेन के युद्ध को। और ज़ेलेंस्की को ये बात उन्होंने कह दी खुल के कि भाई हमें तो भूल ही गए तुम। हाँ, असली मुद्दा तो हमारा था ट्रंप साहब, लड़ाई तो हमारी रुकवानी थी आपको। आप लगे हो गाजा में, आप लगे हो ईरान में, आप ग्रीनलैंड में, आप वेनेजुएला में। जो असल मुद्दा है दुनिया का, जहां लोग रोज सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं, और ट्रंप खुद दावा करते हैं कि 1 महीने में 30,000 लोगों की मौत होती है वहां पे युद्ध के मैदान में। तो उसका क्या हुआ? तो उसका अपडेट मैं आपको दे दूं। कल ज़ेलेंस्की और ट्रंप की डावोस में मुलाकात हुई स्विट्जरलैंड में, और इसके बाद ट्रंप साहब सामने आए और उन्होंने कहा मेरी बड़ी अच्छी मीटिंग रही। उन्होंने इससे ज्यादा कोई बात की नहीं। इसका मतलब मीटिंग अच्छी नहीं रही। अगर कोई शक था तो उसको बाद में ज़ेलेंस्की आए माइक पर, उन्होंने उसको दूर कर दिया। पहले आप जरा ट्रंप साहब की बात सुन लीजिए, मीटिंग खत्म होने के बाद, ज़ेलेंस्की से मिलने के बाद। Meeting with President Zelensky. The meeting was good. Look, we have a ways to go. They're meeting with President Putin today, as you know. The meeting was good with President Zelensky. We'll see how it turns out. A lot of people being killed. What's going to be the message to President Putin? अब ज़ेलेंस्की अब एक लग रहा है कि अब उनका बस हो गया है। वो कह रहे हैं कि ना अब अमेरिका हमारी मदद कर रहा है, ना यूरोप के देश हमारी मदद कर रहे हैं, हम अकेले लड़ रहे हैं। और रूस ने पूरी ताकत से जंग जो है उसमें उसने पूरी ताकत झोंकी हुई है, और अब वो खुलकर ट्रंप के खिलाफ भी बोलने लगे हैं, जो पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। उन्होंने ये कहा, यूरोप के देशों को उन्होंने बोलते हुए कहा कि मुझे बताइए कि आप लोग इस भरोसे बैठे हैं कि ट्रंप ग्रीनलैंड पर अपना दावा अपने आप छोड़ देंगे, लेकिन अगर नहीं छोड़ा तो आप क्या करेंगे? कोई आपके पास जवाब है, प्लान है कोई? फिर उन्होंने कहा कि ईरान के सारे लोगों को हम लोगों ने अकेला छोड़ दिया, वहां जो कत्लेआम हुआ
उसके पीछे हम उसके जिम्मेदार हम लोग भी हैं क्योंकि हम उनके साथ खड़े ही नहीं हुए, तो वो भी सीधे ट्रम्प के लिए कह रहे हैं। ऐसे ही उन्होंने जो है ये अपने युद्ध के लिए यूरोप के लिए कहा कि जब मैं पिछले साल इसी डावोस में आया था तो मैंने कहा था यूरोप को अपनी रक्षा करने की तैयारी करनी पड़ेगी, लेकिन आज का यूरोप अपनी रक्षा कर पा रहा है? आज किससे? ट्रम्प से। Just last year, here in Davos, I ended my speech with the words, Europe needs to know how to defend itself. A year has passed and nothing has changed. Everyone turned attention to Greenland. And it's clear most leaders simply are not sure what to do about it. And it seems like everyone is just waiting for America to cool down on this topic, hoping it will pass away. Dura is on trial in New York. Sorry, but Putin is not on trial. ये देखिए वेनेजुएला पर भी ट्रम्प को ताना मारा कि तुम उठा लाए मादुरो को वेनेजुएला से, न्यूयॉर्क में मुकदमा चला रहे हो और पुतिन को पीस बोर्ड में इनवाइट कर रहे हो। मुकदमा तो पुतिन के ऊपर चलना चाहिए। देखिए उनकी फ्रस्ट्रेशन शुक्ला साहब जायज है उनकी तो, और ये सही साफ बात है, ये हेडलाइन से भी चले गए और लोगों का उनको सपोर्ट भी नहीं। ट्रम्प ने तो बिल्कुल ही विड्रॉ कर लिया। देखिए इससे एक बात साफ होती है कि अपने यहाँ कहते हैं ना कि किसी को उकसावे पे आके नहीं उलझना चाहिए, तो जेलेंस्की वही ट्रम्प के उस उकसावे पे आए और उलझ गए। लेकिन एक चीज़ की तारीफ तो करना चाहिए कि जिस यूक्रेन और रसिया के युद्ध को सब लोग कमतर आंक के चल रहे थे कि हफ्ते भर में तो यूक्रेन खत्म हो जाएगा, चाहे जिससे भी मदद मिल रही हो, लेकिन यूक्रेन आज भी लड़ रहा है और अब तो जेलेंस्की कहीं पे सरेंडर करते हुए नहीं दिख रहे, जो कहीं ना कहीं पुतिन के लिए भी एक सिर दर्द है। अब वो जो बात कह रहे हैं वो सारी बातें एक तरह से एक मैसेज है, और मुझे लगता है वो मैसेज इसलिए भी कम्युनिकेट कर रहे हैं क्योंकि यूरोपीय कंट्री अब जो नाटो है वो अमेरिका के खिलाफ बोलने लगा है, जिसकी उम्मीद अमेरिका को भी नहीं ये थी। तो बहुत खुल के बोले। अच्छा मैं ये भी बता दूं आपको कि यहाँ स्विट्जरलैंड में मीटिंग इनकी और ट्रम्प की हुई, जेलेंस्की और ट्रम्प की, और वहाँ मॉस्को में पुतिन की मुलाकात वही दोस्त और दामाद से, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर से हुई, ट्रम्प के दामाद से और दोस्त से। और सीधी सी बात है, इसका एक ही हल है ट्रम्प के पास कि जेलेंस्की जो है अपनी जमीन पे दावा छोड़ दें, और पुतिन ने उसमें मांग रखी है कि जितना हिस्सा हमारे पास अब आ गया है, 20% यूक्रेन का हिस्सा कब्जा कर लिया है रूस ने, वो कह रहे हैं कि इसको आप रूस के हिस्से के तौर पे मान्यता दो, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दो, अमेरिका मान्यता दे सबसे पहले, ये उनकी मांग है। और जेलेंस्की जाहिर है अपनी जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं, मतलब गाड़ी वहीं अटकी हुई है जहां से 2 महीने पहले थी। बिल्कुल गाड़ी अटकी हुई, लेकिन मतलब यदि इसे आप सीरियसली न लें तो जेलेंस्की से आपको एक काम करना चाहिए, कोई रीडेवलपमेंट प्लान वहाँ पर यूक्रेन में कोई बताएं जिसमें ट्रम्प टावर बन सके, तो शायद उनका इंटरेस्ट उसमें फिर आ जाए, जाग जाए। देखिए ट्रम्प को हमेशा ही वो डील के हिसाब से, मैं अभी एक स्टोरी देख रहा था कल रात को, उसमें था कि ग्रीनलैंड को लेकर कि एक मीटिंग में, यूएस की बड़ी मीटिंग में, जो ट्रम्प साहब ने कहा, ये मार्च 25 की बात है, 2025 की, उसमें कहा कि अब अमेरिका को ग्रीनलैंड ले लेना चाहिए। अच्छा, ये बात मार्च में हो चुकी थी? मार्च 2025 में। और उस मीटिंग में जो सब लोग थे वो हंस पड़े कि भाई ये क्या तमाशा कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो। और उस समय फिर उन्होंने दोबारा कहा कि नहीं, ग्रीनलैंड हमें लेना ही है। तो वो उस तरह से दिमाग को चलकर उस तरह के प्लान पे चलते हैं। अब जेलेंस्की में उनको कोई फायदा नहीं दिख रहा ना, यूक्रेन के साथ क्या फायदा है, उससे ज्यादा बेहतर है कि वो यूक्रेन के बजाय रूस के साथ खड़े रहे, जहां पर बहुत सारा फायदा इन्होंने ढूंढ लिया था सर। आप याद कीजिए मिनरल डील जो हुई थी, मिनरल डील पर हुआ था, उसके बाद इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जेलेंस्की कोई डील उनको दे तो उस पर वो कुछ काम कर सकते हैं। लगातार वो लड़ाई लड़ रहे हैं, अकेले लड़ रहे हैं, ये बात भी ठीक है कि वो कहीं पर से विड्रॉ नहीं कर रहे, लेकिन लड़ाइयाँ सबको अपने आप ही लड़नी पड़ती है, ये सबक भी है। सर ये जेलेंस्की ट्रम्प से उम्मीद कर रहे हैं, वो ट्रम्प तो वो है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हो गए, वो WHO से आज बाहर हो गए ट्रम्प। जिस दिन वो राष्ट्रपति बने थे पहले दिन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया था WHO से बाहर होने के लिए, क्योंकि 1 साल का नोटिस देना पड़ता है। अब WHO ने कहा कि सर आप बाहर तो हो गए, लेकिन हमारा 3000 करोड़ रुपया बकाया है, वो दो बोले वो भी नहीं देंगे हम, 3000 बकाया है वो भी नहीं दिया, और वर्ल्ड WHO से वो बाहर हो गए। तो इस तरीके से ट्रम्प प्रशासन अगर काम कर रहा है तो दुनिया की जो बड़ी बड़ी संस्था है उससे ट्रम्प बाहर निकल रहे हैं, उनका बकाया पैसा नहीं दे रहे हैं, तो दूसरे देश उम्मीद करे कि ट्रम्प उनके लिए मदद करेगा। बात तो यही है ना कि अब आज अमेरिका पे कौन भरोसा करेगा? भाई जेलेंस्की ने तो अपना देश बर्बाद करा लिया अमेरिका पे भरोसा करके। और गाजा इजराइल प्लान में आपको ध्यान हो, जब शुरुआत हुआ थी तभी ट्रम्प ने कह दिया था कि भाई यहाँ पर रीडेवलपमेंट का काम करेंगे और ट्रम्प टावर बनेंगे और वो सारा। सर इन्होंने एक और यू टर्न लिया है,
मतलब अब जैसे आपने बताया ना कि भाई यूएन से बाहर निकल गए, सारी एजेंसियां छोड़ दी। अब 36 संस्थाएं वो छोड़ दी सा- अमेरिका ने। हाँ सर, 60 से ज्यादा, 60 से ज्यादा। 60 से ज्यादा। वो सारी संस्थाएं जाहिर है अमेरिका के पैसे पर ही चलती थी, ज्यादातर संस्थाएं जो है वो, और लोग भी कंट्रीब्यूट करते थे। अब बड़ा वो सब- शेयर अमेरिका का अब वो पूरी दुनिया के, WHO में तो चाइना का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा नहीं, मैं कह रहा हूं नहीं, सर, लेकिन बड़ा शेयर अमेरिका का कंट्रोल शेयर, कर रहा है। अमेरिका का भी बहुत बड़ा शेयर है। शेयर अब है। आपने दुनिया भर में चल रही है एक व्यवस्था को, ये सारी एजेंसियां काम करती हैं और ये बहुत क्रिटिकल काम भी करती हैं, तो वो आपने अधर में छोड़ दिया सबको। अब क्या होगा, उस ट्रम्प को मतलब नहीं। ऐसे ही काम इन्होंने किया जो यूक्रेन में किया, जो बाइडेन के कहने पर जंग शुरू करी, मतलब जंग में उलझे पूरी तरीके से जेलेंस्की। अब उस है तो पॉलिसी अमेरिका की ना, ट्रम्प आए, उन्होंने कहा वो जो बाइडेन का काम था, वो तो खुल के कहते हैं मैं होता तो जंग ही नहीं होती। वो अब चाहते हैं जेलेंस्की जमीन छोड़े, बात खत्म करे। अब इन्होंने सीरिया में ऐसा किया और वहां हालात बहुत खराब है। सीरिया में आपको 30 सेकंड में समझा देता हूं सीरिया का प्रॉब्लम क्या है और ये बहुत खतरनाक क्यों है, पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है जो वहां इस वक्त हो रहा है। सीरिया गृह युद्ध में बहुत बरसों से, 1 दशक से ज्यादा से सिविल वॉर में चल रहा है, और ये वही सीरिया है जहां पर आइसिस ने जन्म लिया था, याद कीजिए। इस्लामिक स्टेट, जिसका खलीफा हुआ करता था अल बगदादी, उसको भी अमेरिका ने ही मारा था। लेकिन एक वक्त था कि इराक और सीरिया का बहुत बड़ा हिस्सा आइसिस ने एक अलग मुल्क, अलग खिलाफत जिसको कहते हैं कैलिफेट बना दिया था, उसको इस्लामी राज्य बना दिया था। और वहां कैसी सजाएं होती थी, पिंजरों में बंद करके जिंदा जला दिया, दर्जनों लोग सामने खड़े हुए हैं, गर्दनें उतार दी, किसी को पीछे से शूट करना शुरू कर, ये सब कुछ होता था। वो बर्बरता उसमें, हैंडकफ्स करके वो आइसिस दोबारा सर उठा सकता है, क्योंकि सीरिया छोड़ने का फैसला भी ट्रंप ने कर लिया। वहां पहले बशर अल असद जो एक डिक्टेटर थे, उनका परिवार काफी अरसे से सत्ता में था, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था ये जो आज राष्ट्रपति है मोहम्मद अल शर्रा, जिसको कभी $10 मिलियन का आतंकवादी बताया था ट्रंप ने, और बाद में अब गले लगा लिया। तो ये व्यक्ति भी बशर अल असद के खिलाफ लड़ रहा था। वहां कुर्द लोग भी रहते हैं, वो तुर्की में भी हैं और सीरिया में भी हैं, कुछ इराक में भी हैं। उनके पास काफी जमीन है, काफी बड़ा हिस्सा जो है सीरिया का, वो उनके कब्जे में था। अमेरिका उनका एलाई था और उनके साथ मिलकर वो आइसिस के खिलाफ भी और बशर अल असद की सत्ता के खिलाफ भी लड़ते थे। हुआ ये कि ये शर्रा साहब जो थे ये जंग जीत गए, बशर अल असद भाग गया और वहां पर ये पावर में आ गए। अब ट्रंप ने कुर्दों ने जिनके साथ मिलकर लड़ाई लड़ी, उनका साथ छोड़ दिया और उनसे कहा अब तुम इसके जो नेशनल गवर्नमेंट बन गई है इसके हिस्सा बन जाओ, अपनी जमीनों पे से कंट्रोल भी छोड़ दो, एसडीएफ। और उसमें सबसे खतरनाक बात क्या है, वहां पर हजारों आइसिस के लड़ाके वो जेलों में बंद हैं। और अब खतरा ये है कि कहीं ये जो वहां सरकार ट्रंप के दोस्त की जो चल रही है, ये उन लोगों को ना छोड़ दे, या आइसिस वहां पर इस पूरी परिस्थिति का फायदा उठा के दोबारा खड़ा ना हो जाए। अगर ऐसा होता है तो एक नए सिरे से लड़ाई लड़नी पड़ेगी उस नासूर के खिलाफ जिसको अमेरिका ने ही खत्म किया था। लेकिन क्या ट्रंप वो गलती दोबारा कर रहे हैं? देखिए, मोटा मोटी आप देखिएगा तो ऐसे माना जाता था कि अमेरिका की वो फॉरेन पॉलिसी है, वो चाहे वो रिपब्लिकन आ जाए या डेमोक्रेट आ गए, वो ऐसा ही कहा जाता था कि जैसे 2 बोतल हो जिसका 2 लेवल हो, लेकिन शराब एक ही रहती है। दूसरा एक पैटर्न देखा जाता था कि डेमोक्रेट्स जो है वो सामान्यतः युद्ध में नहीं जाते थे, रिपब्लिकन हमेशा बुश के समय से लेकर के आप देखेंगे वो युद्ध में चले जाते। ट्रंप ने इस पूरे फ्रेमवर्क को ही बदल दिया है और ट्रंप एक अपनी कंट्री के लिए जो कुछ भी फायदे है, पहले कम से कम ह्यूमन राइट्स वायलेशन, डेमोक्रेसी वगैरह का एक कम से कम नकाब ओढ़ा हुआ रहता था, ट्रंप ने वो सारे नकाब उतार दिए हैं। और आप सच देखिए तो ट्रंप की ये गलती नहीं थी। जो यूक्रेन का वॉर हुआ है वो ट्रंप के वो शुरू से कह रहे थे हम होते तो यूक्रेन वॉर में हम नहीं जाते, क्योंकि यूक्रेन के साथ वॉर में जाने के कारण पुतिन जो है और चाइना दोनों एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि चाइना और रसिया के रिलेशन अच्छे नहीं रहे थे, अच्छे थे, लेकिन स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर दोनों एक दूसरे को गोला बारूद शेयर करना शुरू कर दें, इस प्रकार की स्थिति नहीं थी जहां पर आज ला करके खड़ा कर दिया था जो बाइडेन की सरकार ने। अब यहां पर सीरिया के अंदर आप जरा देखिए, अफगानिस्तान से भी अमेरिका लौटा ना, अफगानिस्तान से भी लौटा, अब यहां से भी। सच पूछिए तो इस्लामिक टेररिज्म का जन्मदाता जो है ना, अम्मा जो है वो अमेरिका ही है। अमेरिका है। अमेरिका ने ही रसिया के, ये सोवियत यूनियन के खिलाफ
जो 79 के अंदर जो वहां से भागा जी। उस समय शायद लियोनिद ब्रेजनेव थे। ब्रेजनेव उस समय के राष्ट्रपति थे। 1979 के अंदर जो उनको भगाने के लिए शुरुआत की गई, जो बाद में वहां से भागना पड़ा सोवियत यूनियन को, जी। तो उसके पीछे सबसे बड़ा था कि इस्लामिक टेररिज्म को उन्होंने बढ़ाया, हम ये कह पाला, रहे हैं पोसा, और आर्म्स दिया। ये देशों में इंटरवीन करते हैं, वहां कैओस बिल्कुल। अराजकता हो जाती है, उसके बाद छोड़ के भाग फिर जाते बैकआउट कर हैं। लेते हैं, अफगानिस्तान में withdraw कर इन्होंने ये किया। अभी इनका एक आखिरी जो मिलिट्री बेस इराक में था, वो भी इन्होंने इराकी सेना को हैंड ओवर कर दिया। इराकी सेना कितनी काबिल है ये सब जानते हैं। जैसे अफगानिस्तान की सेना जो है, इससे पहले वाली जो है, वो तालिबान के आगे कितने दिन रुक पाई थी। यही काम अब ये सीरिया के अंदर कर रहे हैं सर। अब आप कोई स्टेबिलिटी तो आने दो देश में, उसके बाद आप विड्रॉ करो। नहीं, तो आप तो ऐसी बात करें कि बहुत कानून कायदे की बात, उनका इंटरेस्ट अपने इंटरेस्ट हैं। जो बात पहले प्रोफेसर साहब ने भी कही ना कि वो इस्लामिक टेरर का इस्तेमाल दूसरे देशों को कैसे बर्बाद करने के लिए काम में लेना चाहिए, उस पर काम करते हैं। और अमेरिका की नीति में हमेशा ये रहा कि अपने इंटरेस्ट के लिए कब तक उसको काम में लिया जा सकता है, काम खत्म हो जाता है, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, या लगता है कि ये हमारे ऊपर ही सिरदर्द हो रहा है, तो वो उसमें 1 मिनट भी नहीं लगाते हैं कि उससे विड्रॉ कर लें। और यहाँ पर भी यही हो रहा है, और इसके नतीजे बहुत खतरनाक होने वाले हैं। ये मैं बता रहा हूँ, इसको आप आसान मत समझिए। ये खबर जो है, ये बड़ी गंभीर खबर है कि किस तरह से वहाँ पर माहौल बनेगा, अराजकता होगी, और एक आतंक का एक नया चेहरा, कड़ा चेहरा आपको दिखाई देगा।